हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल एंजॉयिंग अनलॉक 2 नाउ और यू आर ऑल वेटिंग टू गेट एवरीथिंग नॉर्मल। सभी चीज नॉर्मल होने के लिए आप सभी वेट कर रहे हो। आई नो, मैं भी वेट कर रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का क्लासरूम लेक्चर्स के लिए। बट टिल देन आई एम हियर विथ video lectures on YouTube. So once again a very warm welcome to your own Pupils Academy. Again lecture on economics. This is lecture number 3 on consumer behavior utility analysis, जो है इकोनॉमिक्स का 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 एज पर द न्यू सिलेबस। पहले भी वो चैप्टर नंबर 2 ही था। देयर आर माइनर चेंजेस इन दिस सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस है। ओके, बट दिस लेक्चर is going to be conducted by me. I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications. ये तीसरा लेक्चर है, यानी इसके पहले के 2 लेक्चर्स, डोंट वरी, वो दोनों लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेज दिए हैं, डाल दिए हैं। सो प्लीज वो 2 लेक्चर्स पहले देख लो, सो दैट इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर, यू कैन वॉच दिस वीडियो, अच्छे से समझ सकता है। ओके, सो वो जो 2 वीडियोस है उसमें मैंने यूटिलिटी का बेसिक वगैरह लिया, क्या क्या लिया इसमें अगेन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है वो 2 लेक्चर्स में। बट एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं यूटिलिटी का। क्या है यूटिलिटी का डेफिनेशन? गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये जो गुड्स है, जो कमोडिटीज है, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अभी फिलहाल देखो, लोग बड़े बड़े डायलॉग्स डाल रहे हैं कि जिस मोबाइल फोन को कॉलेज प्रीमाइसेस के बाहर कर दिया था, नो मोबाइल फोन्स अलाउड या मोबाइल फोन्स प्रोहिबिटेड, आज पूरी कॉलेज उसमें चल रही है। गुड्स है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे तरीके से हमको सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको सेटिस्फाई करने का उस गुड्स में जितना कैपेसिटी है, यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। हमने देखा कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हमको कोई भी कमोडिटी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखो, मुझे ये लैपटॉप, मुझे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो भी है, जो भी मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, वो मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं टू टेक माय वीडियो लेक्चर्स। तो ये चीज मुझे यूटिलिटी दे रही है। ये हमने बेसिक समझा। फिर हमने फॉर्म्स यानी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखा। ओके, फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, पोजीशन, नॉलेज, इसके बारे में डिटेल्स लेक्चर नंबर 1 में है। देन अगेन सेम लेक्चर में, यानी कि वो फर्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ यूटिलिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी भी है। फिर हम लोगों ने उसके बाद सेकेंड वीडियो लेक्चर जो मैंने इसके पहले अपलोड किया, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी देखा। टोटल यूटिलिटी यानी जितना भी यूनिट्स है सबको कंज्यूम करने के बाद कुल मिलाकर टोटल कितना मजा आया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी अभी अभी लास्ट जो यूनिट कंज्यूम किया उससे जो पिछले यूनिट के टोटल यूटिलिटी में एडिशन हुआ, यानी पिछले यूनिट में 35 था, अभी 45 हुआ, तो 10 का एडिशन इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 टिल MUN। और MUN का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, करंट यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस यूनिट का टोटल यूटिलिटी। और एवरेज यूटिलिटी यानी उसका मीनिंग में ही उसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये हमने ऑलरेडी देखा था। फिर हमने MU और TU का रिलेशनशिप देखा, उसका 1 पार्ट आज हम लोग लॉ ऑफ DMU में लेने वाले हैं। मतलब अगर आपको वो रिलेशनशिप समझ में आ गया है तो आज का लॉ ऑफ DMU समझना आपके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमने देखा। जहां पर मजा और प्राइस इक्वल हो जाता है वो होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज a very important question from your board exam point of view, law of diminishing marginal utility। ये ऐसे भी आता है कभी कभी एग्जाम में, डू यू एग्री गिव रीजन में। लॉ ऑफ DMU यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन सर्टेन, it can be explained with the help of an example and diagram, या फिर it is based on certain assumptions, it has some exceptions, there are no real exceptions to the law of DMU। से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉ ऑफ DMU के साथ साथ उसके assumptions, उसके exceptions, उसके criticisms और उसका importance, ये 4 क्वेश्चंस बैकअप में है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पूरा लॉ ऑफ DMU अच्छे से प्लस उसके assumptions। और अगला वीडियो लेक्चर जो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं एक्सेप्शंस
इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म साथ में ले लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना फिर। इसलिए चलो देखते हैं लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। तो कोई भी लॉ हम लोग इकोनॉमिक्स में लिखेंगे, यानी कि ये डीएमयू तो देख रहे हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3A में देयर विल बी लॉ ऑफ डिमांड, वो भी यही फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आपका रहेगा लॉ ऑफ सप्लाई, वो भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। क्या फॉर्मेट है? पहला पॉइंट हमेशा होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि लॉ का इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट हमेशा होगा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तीसरा पॉइंट होगा हमेशा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, जिसमें शेड्यूल और डायग्राम दोनों चीजें आएगी। और चौथा पॉइंट हमेशा होगा कंक्लूजन। तो ये 4 पॉइंट से ही कोई भी लॉ में एक्सप्लेन करता हूं, मतलब मेरा लॉ लिखने का यही फॉर्मेट है। मतलब अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद रह गया तो आपको एक नहीं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3A का जो मैंने बोला ना लॉ ऑफ डिमांड, हर साल वो 8 मार्क्स के लिए आता ही था। तो अगर ये डीएमयू के अंदर ये फॉर्मेट अगर आपको समझ गया तो डिमांड में भी समझेगा। वहां पर तो इधर तो 4 मार्क्स कंफर्म होगा, उधर तो आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस करते, किसी भी लॉ को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वो किसने दिया वो लिखना पड़ेगा, और कितना अच्छा है देखो, चाहे लॉ ऑफ डीएमयू हो, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो, या चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, इंट्रोड्यूस उसको मार्शल अंकल ने ही किया है। इसलिए तीनों जगह पर आप यही लिखोगे, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। और वो भी तीनों लॉ को उन्होंने इसी बुक में इंट्रोड्यूस किया था, इसी बुक में लिख कर दिया है। कौन सा बुक? उनका बुक लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल का बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करके, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, जो इन्होंने पब्लिश किया था 1890 में। और ये जो लॉ है डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ गॉसन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। गॉसन अंकल ने इसका शुरुआत किया था, मार्शल अंकल ने इसको कंक्लूड कर दिया। गॉसन्स फर्स्ट लॉ क्या है समझने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया, एक इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर के माइंड में कि इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी मालूम है। भले ना आपको ना मालूम हो, आपको इस लॉ में लिखना थोड़ी है कि गॉसन फर्स्ट लॉ था क्या, आपको इतना लिखना है कि गॉसन फर्स्ट लॉ के बेसिस पर ये लॉ है। फिर यूटिलिटी, ये लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेटेड है, तो यूटिलिटी का मीनिंग लिख दो। तो वन ऑफ द डेफिनेशंस यहां पर मैंने लिख दिया, यूटिलिटी मींस कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हमारे वांट को जितना सेटिस्फाई कर रहा है सामने वाला कमोडिटी, उतना उसमें यूटिलिटी है। और तीसरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? तो ये लॉ का सिंपल स्टेटमेंट है, ये लॉ को सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि हमको आगे चल के मार्शल अंकल की लैंग्वेज में भी बताना पड़ेगा। तो ये कंजम्पशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए तो कंज्यूमर बिहेवियर में आता है ना यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर बिहेवियर में आप सीखने वाले हो यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर में आप सीखने वाले हो डिमांड एनालिसिस, और कंज्यूमर बिहेवियर में ही आप सीखने वाले हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कंज्यूमर बिहेवियर में ही आता है। उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी चीज का आप जब ज्यादा कंजम्पशन करते हो तो ज्यादा कंजम्पशन से जो आपको यूटिलिटी मिल रहा है, यानी कि मजा मिल रहा है, वो डिमिनिश, कम होते जाता है। आप सोच लो ना, घर पे आज भी दाल भात, कल भी दाल भात, परसों भी दाल भात, रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल देंगे, तो अभी एक लेवल ऐसा आएगा दाल चावल देख के आपको गुस्सा आएगा, क्या है रोज का, राइट? सो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलता है, जो मजा मिलता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ऐसा इस लॉ में बताया है। यही बात इस लॉ में अलग 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 तरीके से दिखाई है। देखते हैं कैसे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लॉ का स्टेटमेंट कौन देगा? तो अल्फ्रेड मार्शल अंकल देंगे। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल स्टेट्स दैट, और किसमें? इन दिस लॉ। सो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल स्टेट्स इन दिस लॉ दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये हर लॉ में लिखना है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर सिखाया था, तो उसमें फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पार्शियल इक्विलिब्रियम में बताया था कि एक ग्रीक फ्रेज के बेसिस पर सारे लॉ मार्शल अंकल ने एक्सप्लेन किए हैं। वो ग्रीक फ्रेज है सेटेरिस पेरिबस।
जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब जब मैं इस लॉ की बताई हुई बात बता रहा हूं, जब हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब इसके आजू बाजू की चीजें कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो मेरी ये चीज बराबर चलेगी। यानी जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे उसका मजा कम होती जाएगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम ज्यादा और ज्यादा यूनिट्स किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं, द एडिशनल बेनिफिट मतलब एडिशनल यूटिलिटी विथ विच अ पर्सन डिराइव्स, जो एक पर्सन को मिलता है, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब 2 यूनिट से तीसरा हुआ, चौथा हुआ, स्टॉक में इंक्रीमेंट जो आ रहा है उसपे से जो एडिशनल बेनिफिट, दूसरे से तीसरे का बेनिफिट, तीसरे से चौथे का बेनिफिट क्या होता है, ऑफ अ थिंग, किसी एक चीज का, डिमिनिशेस कम होता है, विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ दैट ही ऑलरेडी हैज। 2 था तो दूसरे से जो मजा आया, फिर 3 हुआ तो तीसरे से मजा आया, वो दूसरे से कंपैरिजन में तीसरे का कम होगा, डिमिनिश होते जाएगा, ये उसमें बताया है। या फिर दूसरी तरह से अगर हम अदर वर्ड्स में लिखेंगे तो एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का ज्यादा और ज्यादा यूनिट जब हम कंज्यूम करते जाएंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड, जो मजा मिल रहा है किसमें से, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन से, क्या कंजम्पशन से, ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि दूसरे के बाद तीसरा, तो तीसरा सक्सेसिव हो गया दूसरे के लिए, तीसरे के बाद चौथा, यानी चौथा तीसरे के लिए सक्सेसिव हो गया, तो दूसरे के बाद तीसरे में यानी सक्सेसिव यूनिट में, तीसरे के बाद चौथे में यानी उसके सक्सेसिव यूनिट में मजा जो मिलता है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी वो मजा क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब वही बात वापस से आ गई। अब इसी बात को कोई और तरीके से बताएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, और किसी भी लॉ को, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, किसी भी लॉ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना उधर, दिस लॉ कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। मैंने बता दिया आपको, देखो शेड्यूल एंड डायग्राम, ये आपने टीयूएमयू के रिलेशनशिप में देख लिया है। शेड्यूल यानी क्या, शेड्यूल यानी टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, यानी ऐसा एक टेबल रहेगा जिसमें हम डिमिनिशिंग क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एमयू ही लेंगे यहां पर हम लोग। दैट इज व्हाई एक तरफ आप यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लोगे और दूसरी तरफ आप मार्जिनल यूटिलिटी लोगे। अब आप देखते जाओ। हाँ, अब थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, अभी 20, 15, 10, 5, 0 बहुत हो गया, अब थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते। अब समझो आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से आपको समझो सबसे कम मजा आएगा कि सबसे ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था कि आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, सुबह से भूखे हो, क्यों, पूरा वसूल करना है ना फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और उसने वहां पर अरेंजमेंट करके रखा है समोसे का, आहा गर्मा गर्म समोसा, तगड़ी जबरदस्त भूख तो लगी है, समोसा सामने है, बहुत सारे समोसे रखे हुए, गिनो मत, खाते जाओ। पहला समोसा खाओगे तो सबसे कम मजा आएगा कि सबसे ज्यादा मजा आएगा, बोलो बोलो बोलो। यस, पहले समोसे से पूरा खाली है ना पेट, पहले समोसे से सबसे ज्यादा मजा आएगा। समझो सबसे ज्यादा मजा है 10, मतलब 10 का मजा है। अरे ये क्या है, बोला था ना कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि अज्यूम्ड नंबर्स, अज्यूम किया कि पहले से 10 का मजा आया। अब पहला समोसा खाया, फिर आप रुकने वाले थोड़ी हो, सुबह से उपवास किया है भाई, दूसरा भी समोसा आने दे भाई। दूसरा समोसा खाया, बोलो मजा 10 से 12 हो जाएगा कि 10 से 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, अब 5-5 नहीं करना, अब 2-2 से कम करना है। तो बोलो अरे मैंने बोल दिया क्या, हाँ 2-2 से क्या करना है, कम करना है, क्योंकि पहला समोसा खाने से थोड़ा तो पेट भर गया, तो अब दूसरे से जो मजा आएगा वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि पहले के कंपैरिजन में कम होगा। यस, दूसरे से 8 का मजा आएगा, फिर ये मजा अब धीरे 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 बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा। यस 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 यस, वेरी गुड, कम होते जाएगा। तीसरे से तीसरा समोसा खाएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बोलो दूसरे से ज्यादा या दूसरे से कम, तो दूसरे से कम, 8 से 6। चौथा समोसा खाएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यस। अब मजा 6 से बढ़ेगा कि 6 से कम होगा, मजा तो आएगा लेकिन तीसरे से चौथे में कम हो जाएगा। यस, अरे वाह, चौथे से 4, सही है। 5वें से और बढ़ेगा और कम होगा, और कम हो जाएगा।
बड़ा समोसा नहीं था भाई, थोड़ा छोटा छोटा समोसा था, इसलिए तो 5 खा गया। बोला अब नहीं रुकने वाला हूँ, फुकट में मिल रहा है, आने दे छठवां समोसा। छठवां समोसा आया, बस अब पेट भर गया मेरा, अब मैं खाने वाला नहीं हूं। लेकिन अभी फ्रेंड की मम्मी बोलते देखो बेटा बच जाएगा, बच जाएगा तो हम किसी किसी को ऐसा खिला देंगे, ऐसा किसी को डाल देंगे, ऐसा वेस्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, खा लो ना बेटा खा लो ना। बहुत रिक्वेस्ट किया, चल भाई पेट भर गया है, फिर भी 7वां समोसा खाया। अब आप पेट भरने के बाद भी खाओगे तो रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू में देखा ना, मजा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा -2। यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, 7 समोसे के खाए तो 10 8 6 4 2 0 -2। ऐसा मजा धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। पहले इंट्रोडक्शन में जो तीसरा पॉइंट था उसमें भी वही बात थी, मजा धीरे धीरे कम होता है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में भी वही बात थी, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में मजा कम होता है। यहाँ पर भी वही डिस्क्लोज हो रहा है, वही डिस्प्ले हो रहा है। यही तो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना सब, धीरे 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 किसी भी कमोडिटी का मजा क्या होते रहता है, कम होते रहता है। इसी शेड्यूल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यानी कि डायग्राम में बताएंगे। अब डायग्राम में बताएंगे तो क्या आएगा उसमें, बोलो बोलो बोलो। यस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अरे भाई गलत है, जरा बराबर देखो, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस रहता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस रहता है। वाई एक्सिस अलर्ट रहता है, एक्स एक्सिस सोया रहता है। जाने दो। तीसरी चीज क्या देखते हैं हम लोग, ओरिजिन, यानी कि 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। फिर हमने देखा था ना एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें अब हम सिर्फ एमयू को ले रहे हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। फिर एक्स एक्सिस पे इस बार 6 नहीं, इस बार 7 यूनिट्स है, तो 1 to 7 हमने पॉइंट्स दे दिया। और यहां पर मिनिमम -2 तक जा रहा है, मैक्सिमम 10 था, तो दो का गैप में हम लोग -2 0 2 4 6 से 10 तो दे देंगे नंबरिंग। चलो ये देने का एक बार फिर नजर डाल देते हैं फिर से शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि इसी शेड्यूल पे से तो हमको डायग्राम बनाने का है। पहले यूनिट से 10 का, दूसरे से 8 का, मतलब फर्स्ट 10 से शुरू करो, फिर 2 2 2 2 2 2 से कम करो, तो पहला यूनिट बड़ा हो रहा, हाँ उससे कितने का मजा है, 10 का। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, ये देखो, अरे वाह वहीं पर है। तो पहले से 10 का, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। हम लोग को कर्व बनाने का है ना भाई, दूसरे एक का 8 हो गया मजा, तो पॉइंट इधर आएगा, वेरी गुड। तीसरे से 6 यानी पॉइंट इधर आएगा, चौथे से 4 यानी पॉइंट इधर आएगा, पांचवे से 2 यानी पॉइंट इधर आएगा, छठवें यूनिट में 0 हो जाता है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, सातवें यूनिट में वो -2 में हो जाता है, इसलिए पॉइंट नीचे चले जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को जब मैं मर्ज करता हूँ, ये लाइन निकला, ये बना दिया आपने एमयू का कर्व, नीचे गया एमयू का कर्व। और इसमें जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, देखो ऐसा, ये क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी, यानी कि क्या है वो, डिसयूटिलिटी। और 6 पे जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी का पॉइंट है, ओके, वो हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो ये शेड्यूल और डायग्राम, टेबल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखना है। अभी क्या एक्सप्लेनेशन है, कभी भी किसी भी लॉ के शेड्यूल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दोगे तो आप सबसे पहले लिखोगे एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रैकेट में एमयू क्यों लिख दिया, अब आगे मैं पूरा मार्जिनल यूटिलिटी क्यों लिखूंगा, एमयू 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 लिखते रहूंगा ना, टेंशन ही खत्म। तो ये पहला पॉइंट लिखना है इन द अबव डायग्राम, x axis represents units of a commodity, y axis represents marginal utility यानी कि mu। दूसरा पॉइंट क्या, तो आपको शेड्यूल और डायग्राम में 3 स्टेप्स लेना है, सेम टू सेम टीयू एमयू के रिलेशन की तरह। पहले पॉइंट में वो जब mu पॉजिटिव रहता है, अब इसमें एक बार नजर डाल दो, अरे इधर ही नजर डालनी है हम लोग को पूरा, हाँ इधर अगर नजर डालोगे तो यूनिट कितने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां से देख लो ना, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 यूनिट्स का एक सेगमेंट हो गया जब एमयू पॉजिटिव में था। दूसरा सेगमेंट हो गया जब एमयू एक्स एक्सिस पे आ गया यानी 0 हो गया। और तीसरा सेगमेंट लेंगे हम लोग जब एमयू नीचे चला गया एक्स एक्सिस यानी कि माइनस हो गया, ठीक है।
तो इस एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट तो समझा, दूसरा पॉइंट क्या है, इन दी अबव शेड्यूल एंड डायग्राम हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट जब हम पहला सेगमेंट यानी यूनिट 1 to 5, so when we consume यानी कि at the consumption of units 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, mu decreases, कम हो रहा है from, किधर से हुआ, 10 से 5 तक, मतलब 5 यूनिट तक लेके आना है, तो 10 से 8 6 4 और 2 तक गया, यहीं पर वही यहां पर लिखा है। सो व्हेन mu decreases from 10 to 8 6 4 and 2, तो वहां पर mu कर्व कैसे हो रहा है, तो वो स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ये पांचों यूनिट में mu इज अबोव द एक्स एक्सिस, इसीलिए पॉजिटिव है। अब दूसरा सेगमेंट क्या था, तो पॉइंट नंबर 3 में आएगा, जब हम छठवां यूनिट कंज्यूम करते हैं एट द कंजम्पशन ऑफ यूनिट नंबर 6, mu इज 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आ गया है, इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, बराबर ना। सो mu इज 0, और जब mu 0 होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। ऐसा करते हैं ना लोग, पेट भर गया, पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब पेट भर गया है अब यहाँ पर आपका। सो यहां पर भी mu और नीचे आया, कहां तक, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने तक। फिर चौथा पॉइंट होगा आपका तीसरा सेगमेंट, यानी अगर मजा 0 हो गया, पेट भर गया, फिर भी आप खाओगे, यानी कि इफ यू फर्दर कंज्यूम यूनिट नंबर 7, mu becomes नेगेटिव, mu नेगेटिव हो जाता है एट -2। नेगेटिव यूटिलिटी को क्या कहते हैं, मैंने वहीं पर डायग्राम में बताया, TU-MU के रिलेशनशिप में भी बताया। सो नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज दिस यूटिलिटी, mu still slopes downward, अभी भी नीचे ही जा रहा है, और इस बार वो it is now it is falling below the x axis, यानी वो जब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट के बाद तो नीचे चला जाएगा, तो mu अभी भी नीचे जा रहा है, बट इट फॉल्स बिलो द एक्स एक्सिस। तो पहले 5 यूनिट्स में वो अबोव द एक्स एक्सिस रहता है, छठवें यूनिट में वो एक्स एक्सिस पे आ जाता है, और 7वें यूनिट में वो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। यही चीज आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो अब इस लॉ को कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन है, द लार्जर द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, स्टॉक का किसी भी कमोडिटी का जितना ज्यादा बड़ा स्टॉक होगा, उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, लोअर होगा। वही बात वापस से बोली है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लॉ। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कैन बी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, और चौथा कंक्लूजन। सो दैट्स इट फॉर द लॉ। यही फॉर्मेट में आपको लिखना है, 4 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, फुल मार्क्स मिलने का 100% चांसेस है। लेकिन अब assumptions to any law forms the part and parcel of that law itself, लॉ का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि assumption यानी क्या, assumption यानी वो चीजें जो लॉ को सपोर्ट करती है। मतलब क्या, अगर वो assumptions फॉलो होंगे तो ही तो वो लॉ चलेगा, वरना ये लॉ चलने वाला नहीं है। सर ऐसे कैसे, देखते हैं। अलग अलग assumptions हम लोग देखने वाले हैं। assumptions में मैंने कोड बनाया है, HSC डॉक्टर, देखो कोई कोई HSC करके डॉक्टर बन गया। इसमें S2 है, C3 है, यानी कि H, फिर S से 2 पॉइंट, C से 3 पॉइंट, D से 1 पॉइंट, R से 1 पॉइंट। क्या क्या पॉइंट से देखते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनिटी, क्या होमोजेनियस यूनिट्स। सेकंड इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट। थर्ड वन इज सिंगल बॉन्ड। फिर C3 है, कंटिन्यूटी, कार्डिनल मेजरमेंट एंड कॉन्स्टेंसी। D से डिविजिबिलिटी एंड R से रैशनैलिटी। These are the points, 8 पॉइंट से assumptions से लॉ ऑफ DMU के। लॉ को अगर चलाना है तो ये 8 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना लॉ चलने वाला नहीं है। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट है, प्यार नहीं है, पहला पॉइंट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में होमोजीनियस यूनिट ऐसा वर्ड है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एटसेट्रा, सभी चीज में वो सेम होना चाहिए। इससे बेटर क्या समझा सकता हूं आपको। चारों एप्पल सेम टू सेम है, उसका साइज वही, शेप वही, खाने के बाद टेस्ट भी शायद वही होगा, क्लोन बनाया ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं एप्पल का एग्जांपल नहीं लूंगा यहाँ पर, मतलब ये होमोजेनिटी समझाने के लिए मैंने ये बताया आपको। लेकिन टेस्ट की बात करें तो लोगों को एप्पल का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है ना। कितने हजारों साल से लोग बोल रहे हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन खाता है क्या कोई। इतना अच्छा एप्पल नहीं लगता है, लेकिन ये तो सभी को अच्छा लगता है ना। हाँ, मैंगो, इसलिए तो उसको किंग ऑफ फ्रूट्स
सारे फ्रूट का राजा कहा है इसको, खाने में जो मजा है। और सेकंड थिंग ये भी है, हाँ, जस्ट अभी अभी सीजन जो गया है उसका, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें से मिल जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर किसी फ्रूट में होंगे तो वो मैंगो में है। थोड़ा साइंटिफिक चले गए, जाने दो, लेकिन आम खाने का मजा ही कुछ और है। अल्फोंसो ले लो, केसर ले लो, तोतापुरी, कोई भी आम ले लो यार, आम खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये लॉ का अजम्पशन ये बोलता है कि पहले आम का साइज, शेप, खास करके टेस्ट, और दूसरे आम का टेस्ट सेम होना चाहिए, तो ही ये लॉ बराबर चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, पहला आम खाया और ऐसा खट्टा रहेगा और दूसरा आम ऐसा मीठा रहेगा, बचपन में सभी का ये हाल हुआ ही रहेगा। कैसा? ये देखो, पूरा मुंह पे आप आम लगा देते हो, सिर पे, कपड़े पे, सभी का ऐसा हुआ ही रहेगा। मेरा भी हुआ था ऐसा। ऐसे ही हम आम खाते हैं बचपन में, लेकिन कितना मजा आ रहा है बच्चे को। देखो, पहले वाले में खट्टा लग रहा है, दूसरे में मीठा है, इसलिए मजा आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, पहले यूनिट से जो मजा आया उसमें दूसरे यूनिट में जो मजा आया, वो जो मजा है वो मजा पहले से दूसरे में कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सीधी बात है, ज्यादा आएगा ना, क्योंकि पहला खट्टा था, दूसरा मीठा था। आहा, तो दूसरे में मजा बढ़ जाएगा। अरे ये तो गलत है, फिर लॉ नहीं चलेगा, मार्शल अंकल को बुरा लगेगा। नहीं लगना चाहिए ना बुरा। इसलिए होमोजिनिटी, पहला आम भी मीठा होगा, दूसरा भी मीठा होगा, तीसरा भी मीठा, चौथा भी मीठा। कैपेसिटी रहेगा तो पांचवा भी खा लो, लेकिन मीठा 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 रहेगा तो पहले से दूसरे में थोड़ा मजा कम होगा, दूसरे से तीसरे में थोड़ा और कम होगा, कम 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 होते जाएगा। तो लॉ चलेगा। लॉ चलाने के लिए होमोजीनियस यूनिट यानी सेम इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। फिर साइज सेम होना चाहिए, लेकिन वो साइज स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज यानी क्या? नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। मतलब क्या है इसका? अभी आप किसी के पास से पानी मांगते हो तो यूजुअली आप बोलते हो यार एक गिलास पानी देना। तो अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ वाटर, साइज टू डिमांड फॉर वाटर। पानी मांगने के लिए स्टैंडर्ड साइज क्या है उसका? ग्लास। अभी आपने बोला बेटा जरा पानी लेके आना, और वो बाल्टी भर के पानी लेके आया, तो भड़क जाओगे ना। नहाने के लिए थोड़ी मांगा है, पीने के लिए मांगा है, यानी कि ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है उसका। वही अगर कोई चम्मच भर के लेके आया था, मैं क्या छोटा बच्चा हूं? यानी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट ऑफ वाटर? इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। यानी कि अगर एक ग्लास पानी होगा, आपका थोड़ा प्यास बुझेगा, फिर दूसरे ग्लास में थोड़ा मजा कम होगा। वहीं अगर आप बाल्टी भर के, तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं आता, सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन ही नहीं है वहां पर। और दूसरा चम्मच भर के आया, तो पहला चम्मच लेने का दूसरे में क्रेविंग और बढ़ जाएगा यार, बहुत प्यास लगा रहेगा। तो लॉ चलाने के लिए यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे यूनिट्स का साइज सेम तो होना चाहिए, शेप सेम तो होना चाहिए, टेस्ट सेम तो होना चाहिए, लेकिन साथ में वो साइज कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सिंगल वांट। ये जो लॉ है, ये लॉ एक ही वांट यानी ओनली वन कमोडिटी के ऊपर ही चलता है। हमने लॉ में एग्जांपल किसका लिया था? समोसे का। पहला भी समोसा ही था, दूसरा यूनिट भी समोसा ही था, तीसरा चौथा सातवें तक समोसा ही था। समोसा खाया, समोसा खाया, समोसा खाया, समोसे के बाद फिर समोसा ही खाओगे तो मजा कम होगा। लेकिन समोसा खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया, आप कंपेयर कर सकते हो क्या? यू कैन नॉट कंपेयर। यानी कि समोसे का यूटिलिटी का कंपैरिजन को कोल्ड ड्रिंक के यूटिलिटी के कंपैरिजन में नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये लोग क्या बोलता है, हम एक टाइम पर एक ही वांट के ऊपर फोकस करते हैं। भूख लगी है, फिर आप जैसे जैसे खाते जाओगे वैसे वैसे मजा कम होते जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना समोसा खाने के बाद वो माजा पीने में और ज्यादा मजा बढ़ जाए, लॉ ही नहीं चलेगा। इसलिए वो यूनिट किसी एक कमोडिटी का ही होगा, वही लॉ में है। तो अज्यूम क्या किया है लॉ में? अजम्पशन क्या है कि देयर इज अ सिंगल वांट। देन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है नो गैप इन टाइम ऑफ कंजम्पशन। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें गैप नहीं होना चाहिए। देखो ना, एक समोसा आप सुबह खाओगे, अब ये गोपी वो खा रही है समोसा, अभी वो एक समोसा सुबह खाएगी और एक समोसा शाम को खाएगी, तो सुबह से शाम को समोसा खाने में मजा कम होगा या बढ़ेगा? बोल नहीं सकते भाई। सुबह ज्यादा भूख, शाम को कम भूख रहेगी तो मजा कम होगा। सुबह कम भूख और शाम को बहुत ज्यादा भूख रहेगी, तो सुबह से शाम वाले समोसे में ज्यादा मजा आएगा। लॉ का कुछ लेना देना ही नहीं है इधर, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें वर्ड था सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक के बाद तुरंत दूसरा, दूसरे के बाद तुरंत तीसरा।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूएशन में है। मतलब ये लॉ तब चलेगा जब ऐसे खाओगे आप। देखो मोटू पतलू वाला मोटू खपाखप खा रहा है, तो एक के बाद एक के बाद एक खाएंगे तो मजा क्या होते जाएगा, समोसे में कम होते जाएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट यूजिंग अज्यूम्ड नंबर्स। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने जो 20, 15, 10, 5, 0 ये सब नंबर्स लिए हैं वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है भाई, अज्यूम्ड नंबर्स है। ठीक है, तो कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं, मेजरमेंट यूजिंग अज्यूम नंबर्स। ठीक है, यूटिलिटी तो वैसे हम लोग साइकोलॉजी से फील करते हैं उसको, खाली फीलिंग का कंसेप्ट है। लेकिन अब फीलिंग को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो कुछ नंबर्स तो यूज करना पड़ेगा। तो लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि एमयू कम होते जा रहा है, कम होना दिखाने के लिए नंबर्स बताना पड़ेगा। हमने 10 लिया, 8 लिया, 6 लिया, 4 लिया, 2 लिया, 0, -2 नंबर्स की वजह से हम एक्सप्लेन कर पाए और आपके दिमाग में वो बात बैठ भी गई। अब वो नंबर्स, जो नंबर्स है वो एक्चुअल नहीं है। सच में किसी को 10 का मजा ऐसा नहीं आता है, लेकिन कुछ नंबर्स लेना पड़ेगा, इसलिए अज्यूम किए हुए नंबर्स है। So there is a cardinal measurement in this law. Then next is constancy. Constancy का मतलब होता है no change in taste, habit, preference, etc. Marginal utility of money, पैसे का MU है वो constant रखने को बोला है इसके अंदर। क्यों? जस्ट इमेजिन करो, समझो अभी डे बाय डे लोग अभी जो यूथ है अभी का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो लोग, मैं जब जाता था कॉलेज में तो मैं मम्मी से 5 रुपए लेके निकलता था। क्यों? वड़ा पाव खाने के लिए। तब वड़ा पाव 5 रुपए का मिलता था। हाँ 5 रुपए का मिलता था बराबर। 5 रुपए दिया, एक वड़ा पाव खाया। अभी का जनरेशन क्या बोलते हैं, यार मैकडी जाएंगे, बर्गर खाएंगे, मैकालू टिक्की या जो भी है। तो अब क्या है, जनरेशन अब उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, फ्रॉम वड़ा पाव टू बर्गर। तो अगर समझो आपको पहला आपका प्रेफरेंस बर्गर हो गया, अभी पहले वड़ा पाव था, अब टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गया है और आपके पास पहला वड़ा पाव खाने के लिए आया, फिर बर्गर खाने के लिए आया, तो आपका मजा वड़ा पाव से बर्गर में तो बढ़ने वाला है। अरे बाबा रे, लॉ तो चलेगा ही नहीं इधर। लॉ को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वड़ा पाव टेस्ट है तो वड़ा पाव ही रहे, और फिर आप वड़ा पाव खाते जाओगे तो मजा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। टेस्ट सेम होना चाहिए, प्रेफरेंस सेम होना चाहिए, हैबिट वही रहना चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रखने को इस लॉ में बोला है। अब पैसे का लेन देन तो आया ही नहीं है इधर, फुकट मिल रहा था, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो खाते गए। देखो ना, 0 हो गया फिर भी खाया, नेगेटिव में चला गया, क्योंकि फुकट, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं था इसमें। देन नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी। मतलब ये लॉ ऐसे कमोडिटीज पे एप्लीकेबल है जो डिविजिबल है, जिसमें डिविजिबिलिटी होता है। यानी कि वो कमोडिटीज जो आपकी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज्यादा यूनिट्स अवेलेबल करके दे। जैसे हमने एग्जांपल लिया समोसे का, तो समोसे का यूनिट्स आया ना, 7 समोसा खा गया कोई, तो आप ही खा गए, मेरे को मालूम है। तो एक के बाद दूसरा यूनिट्स कब आया, जब समोसा उतना है जितना आपकी एक वांट को सेटिस्फाई, एक भूख को मिटाने के लिए आप एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हो उसको, एक से ज्यादा यूनिट्स लेते हो। There are some indivisible goods also. कुछ indivisible commodities भी होती है, just like this टेलीविजन सेट। अभी घर में एलईडी टीवी एक जन के घर में 10-12 होते हैं क्या, आप 10 टीवी लेके आए, देखो यहाँ पर है वैसा, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, ओनिडा सब लेके आए। पहले पैनासोनिक लगा के देखो, हाँ मिला मजा मिला, फिर आपने सैमसंग लगाया, अभी मजा कम हुआ क्या, ऐसा चेक करोगे क्या, नॉट एट ऑल। एट ए टाइम आप एक ही यूनिट उसको कंज्यूम करने वाले हो। तो जिसका डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, यानी उसका नंबर ऑफ यूनिट्स आप कंज्यूम नहीं करते हो, एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूनिट आप कंज्यूम करते हो, वो हो गया आपका इनडिविजिबल गुड्स। ऐसे इनडिविजिबल गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे गुड्स पे जिसमें डिविजिबिलिटी पॉसिबल है उसी पे ये लॉ आएगा, ये अजम्पशन है उसका। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इज रैशनैलिटी। ये आपको पहले भी बताया है फर्स्ट चैप्टर में। रैशनल का मतलब होता है नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन मतलब वो पर्सन, वो इंसान जो मिनिमम रिसोर्सेज से अपने घर के मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने का मेहनत करता है। दिमाग में उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका थिंकिंग ऐसा होता है। देखो तभी तो हैप्पी फैमिली होगा ना। तो रैशनल कस्टमर के लिए रोज रोज दाल भात खाएगा, रोज रोज दाल चावल खाएगा, तो पहले दिन से दूसरे में मतलब धीरे धीरे करके वो दाल चावल से मजा उठ जाएगा।
अरे दाल चावल क्या, अगर समझो कोई सब्जी आपका एकदम फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट, समझो आप में से किसी को बैंगन का सब्जी बहुत अच्छा लगता है, मतलब आ जाए तो मैं ऐसा वही खाते रहूं, लेकिन अगर आपको रोज बैंगन का सब्जी देते रहे, रोज बैंगन का सब्जी खाते रहो, तो फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा बैंगन का सब्जी से चिढ़ आ जाएगी। यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा ड्रंकर्ड होगा, शराबी होगा, तो उसको लीकर में, अल्कोहल में मजा बढ़ते ही जाता है डे बाय डे। मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग बता दो, ऐसा होता है ना कि जितना वो पिएगा उतना मजा उसका बढ़ते जाता है। देखो इसलिए तो कितनी लाइन लगती है उसमें। अभी लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, कितनी लंबी लाइन लग गई थी, लोगों के पास राशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इसके लिए बाबा रे कितना लंबा लंबा लाइन था, क्योंकि उनको जितना पिएंगे उतना मजा बढ़ता है, जितना पिएंगे उतना मजा बढ़ता है, तो लॉ उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसलिए मार्शल अंकल ने पहले अपने आप को सेव कर दिया कि ये लॉ रैशनल लोगों पे ही एप्लीकेबल है। सो those persons who follow the rationality, on those people only the law is applicable। तो लॉ को चलाने के लिए, लॉ को सपोर्ट करने के लिए मार्शल अंकल ने ये 8 assumptions दिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। ओके, तो ऐसे और वीडियोस, वन मोर वीडियो इज देयर जिसमें आपको एक्सेप्शंस, क्रिटिसिज्म्स और इंपॉर्टेंस, ये तीनों इस लॉ का बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स चालू है फॉर 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज, अब हम लोगों ने, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 11th के भी हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। 4 जून से हमने 12th के ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए थे। 11th स्टैंडर्ड यानी जो कॉमर्स ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए 11th के एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर्स डेली हम लोग ले रहे हैं। ओके, सो फॉर मोर डिटेल्स जस्ट आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो, तो हम आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। सो प्यूपिल्स एकेडमी ऐसे और वीडियोस अपलोड करता रहेगा। From behalf of Pupils Academy, I am Dr. Kalpesh Parmar, thanking you all to listen to my lectures, to watch my lectures, watch my videos continuously, regularly. So like and share my videos to the maximum and subscribe to my channel, Dr. Kalpesh Parmar. Thank you all for your cooperation.